हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये बीपीएससी टीआरई 4 का डिटेल एडवर्टीजमेंट है। आज हम इसको पूरे को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसका एक भाग यानी सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न ही बदल गया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बदल के नया पैटर्न जो लाया गया है वो क्या है। ये है एग्जाम का नया पैटर्न। ये नंबर 4 से शुरू हो रहा है। यह बता रहे हैं कि एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा, यानी 2 फेज में ये परीक्षा लिया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को ही दूसरे फेज में आमंत्रित किया जाएगा। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये जो प्री है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको आगे के एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अभी देखते हैं कि ये प्रारंभिक ये जो प्री है, इसका नेचर क्या होगा दोस्त, क्योंकि जब तक हम एग्जाम को समझेंगे नहीं पैटर्न को, उस वक्त तक हमारी तैयारी अधूरी रहेगी। तो देखिए कि यहाँ बता रहे हैं कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन, ये जनरल स्टडीज का होगा। 150 मार्क्स होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसमें दूसरी बात ये है कि 1/3 एक तिहाई हिस्सा नेगेटिव मार्किंग होगा गलत आंसरिंग का। और आपके सामने कुछ पांच पांच विकल्प होंगे और किसी एक विकल्प का चुनना अनिवार्य होगा। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कोई जवाब आपका अगर अनआंसर्ड रह गया, तो उसको गलत मानते हुए उसके बदले 1/3 मार्क काट लिया जाएगा आपका। और ये बता रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग होगा। मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। और अगर हम बात करें कि इसके सिलेबस की, इसमें क्या क्या होगा, ये बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। ऐसा लग रहा है कि ये टीचर नहीं एसडीएम की बहाली कर रहे हैं। इसमें जो होगा वो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस होगा। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं होंगी, यानी करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो घटनाएं होती, इवेंट्स होती, वो सब होंगी इसमें। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री होगा। और बिहार स्पेशल भी होगा इसमें। भूगोल भी है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां भी होंगी। और वही बात करें तो इंडियन इकोनॉमी भी होगा और इंडियन पॉलिटी भी होगा। और साथ ही आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, जो मेजर चेंजेस आए हैं बिहार के इकोनॉमिक में पोस्ट इंडिपेंडेंस, उस पर भी चर्चा होगी। उस और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो 1857 वगैरह के भारत की आजादी के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन थे, उन सब का होगा। और उसके साथ साथ सामान्य मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी भी, यानी रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे, रीजनिंग। और अगर बात करें कि कितने परसेंटेज लाना है आपको मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाना अनिवार्य होगा इसमें क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा है तो 34%। इसी के हिसाब से, यानी अगर आप जनरल है तो आपको 40% लाना ही लाना है, तभी आप अगले एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। उसके बाद अगर बात करें, ये मुख्य परीक्षा है, ये मेंस है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा और इसमें ये जो बताया गया है कि 2.5 घंटा होगा और 150 अंक होंगे इसमें। ये 1 to 5 की बात हो रही है यहाँ, क्लास 1 से 5 तक के लिए ये डिटेल दिया गया है। ये जो टेबल है, ये 2 भाग में ये एग्जाम होगा। एक भाषा का होगा और दूसरा दूसरा जो भाग होगा सामान्य अध्ययन का होगा। भाषा में क्या क्या होगा, एक अंग्रेजी होगा जो अनिवार्य है सबके लिए। उसके अलावा एक हिंदी होगा या उर्दू होगा या फिर बंगला होगा। यानी ये भाषा का जो पेपर होगा, इसमें आपको 30% लाना जरूरी है, यानी 30 में से 9 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर यहाँ आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। 30% यहाँ लाना है, ठीक है। उसके बाद भाग 2 में क्या है, सामान्य अध्ययन है। उसके बाद अगर हम बात करें कक्षा 6 से 8 तक की, तो ये भी 2.5 घंटे का होगा। इसमें भी 150 मार्क्स होंगे, लेकिन ये 3 भागों में बटा होगा। एक भाग 1 है जो 30 नंबर का होगा, भाग 2 है जो 40 नंबर का, और भाग 3 है जो 80 नंबर का। ये पहले भी ऐसे ही होता था। तो भाग 1 की अगर हम बात करें तो ये भाषा के लिए होगा। ये वही है कि अंग्रेजी होगा, ये अंग्रेजी सबके लिए है। उसके अलावा या तो हिंदी या तो उर्दू
या बंगला भाषा होगी और इसमें 30% लाना अनिवार्य है। इसमें भी 30% लाएंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। यानी ये भाग 1 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद भाग 2 क्या है दोस्तों, इसमें सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज हो गया और बेसिक मैथ्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, जनरल साइंस वगैरह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, ये सब शामिल होगा उसमें। जो अभी अभी आपने ऊपर दिया थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा टॉपिक, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये अच्छी बात है। उसके बाद भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसी से आएंगे 80 क्वेश्चंस। ये जो प्री की जो बात की हमने, प्री सबके लिए सेम होगा। आपका सब्जेक्ट चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए सेम होगा ये प्री। लेकिन अगर ये मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसका भाग 3 सबके लिए अलग अलग होगा। ये भाग 1 भाग 2 भी सेम होगा सबके लिए, ये सिर्फ भाग 3 अलग अलग होगा। ये कुछ नोट्स दिए गए हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लें ये। उसके बाद अगर बात करें ये क्लास 9 और 10 की अगर बात करें तो ये भी 2.5 घंटे का ही पेपर होगा और 150 मार्क्स होंगे। इसमें भी 3 भाग ही होंगे। ये पहले भाग में भाषा ही होगा, उसी तरह अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इन तीनों में से। इंग्लिश तो अनिवार्य है सबके लिए, उसके अलावा हिंदी ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या बांग्ला ले सकते हैं, इनमें से कोई एक। उसके अलावा ये भाषा वाला जो भाग होगा ये 30% अनिवार्य होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30% यानी 9 नंबर आपको लाने होंगे। उसके बाद अगर बात करें इसके भाग 2 की तो ये सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें वही चीजें होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस और करंट अफेयर वगैरह, प्राथमिक गणित वगैरह, बेसिक मैथ्स वगैरह होंगे और ये 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद अगर भाग 3 करें ये 80 मार्क्स का होगा। ये आपका मेन फील्ड है, यानी मेन फील्ड से सिर्फ 80 मार्क्स पूछे जाएंगे और वो भी दो दो जगह आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके भाग 1 में और एक प्री में। तो इसमें सामाजिक विज्ञान वगैरह चयन करने वाले ये कुछ डिटेल दी गई है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। वही बात करें अगर ये कक्षा 11-12 की तो इसमें भी 150 मार्क्स हैं, 2 घंटे का टाइम है और ये 3 भागों में है। पहला भाग भाषा का होगा और भाषा का भाग फिर वही 30% वाला है कि 30% मार्क लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। अगर नहीं ला पाते हैं तो फिर उसका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। उसके बाद भाग 2 जो है वही सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज वगैरह होगा, जो सबके लिए सेम है। उसके बाद अगर बात करें ये भाग 3 की तो ये अपना सब्जेक्ट होगा, जिसके लिए आपको मास्टर्स और साथ में एस्टेट का पेपर 2 होना चाहिए। एस्टेट का पेपर 2 और मास्टर्स होना चाहिए अपने भाषा में, जो भी है आपका। उसके बाद अगर बात करें एक यहाँ, जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि ये 2.5 घंटे का पेपर है, यहाँ टेबल में, हर टेबल में यही लिखा है कि 2.5 घंटे का पेपर है। लेकिन अगर हम बात करें नीचे थोड़ा सा, यहाँ कुछ और चीजें बताई गई हैं कि ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के होंगे क्वेश्चन। ये मुख्य परीक्षा की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप की होंगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ये बात थोड़ी सी हजम होने वाली नहीं है और 2 घंटे में 150 मार्क्स होंगे, प्रत्येक पर्सन 1 अंक का होगा। और ये जो मुख्य परीक्षा है ये भी नेगेटिव मार्किंग का होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर आपने 3 अगर गलत आंसर दे दिए, 3 रॉन्ग आंसर, आपका 1 मार्क लेके चला जाएगा। और इसमें भी ये जो विकल्प होंगे ये 5 विकल्प होंगे। अगर आप ए बी सी डी अगर आप नहीं आता आपको आंसर तो अनिवार्य रूप से आपको या आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आपको ई आंसर करना ही करना है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा नेगेटिव में। उसी की बात करें अगर कि मेगा सूची बनने के लिए कितने लोगों को लिया जाएगा, ये देखिए एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक पास होने वालों की 2.5 गुनी से लेकर 10 गुनी होगी। यानी मेंस में जितने लोग आएंगे, एक सीट पर 10 लोग हो सकते हैं, एक सीट पर 10 लोग हो सकते हैं जो मेंस के लिए जो बुलाए जाएंगे और उसी हिसाब से कट ऑफ तैयार किया जाएगा। ये मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो 1 to 5 के जो टीचर होंगे या और भी टीचर होंगे सबके लिए सेम नियम है कि 1 to 5 वालों का भाग 2 होगा, क्योंकि इनका भाग 3 है नहीं। और भाषा भाग 1 जो था वो भाषा का था, भाषा सिर्फ क्वालिफाइंग का था, मेरिट में वो काउंट नहीं होंगे भाषा वाले। तो भाग 1 वाले जो हैं 1 to 5 के लिए जो मेरिट बनेगी इनकी भाग 2 के बेस पर बनेगी। भाग भाग 2 में जितने मार्क्स आए होंगे वो, या फाइनल मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल मार्क्स होंगे उस बेस पर मेगा सूची बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर कई
अगर 2 कैंडिडेट का अगर मार्क्स सेम होते हैं, तो उसमें जो ये भाषा का भाग 1 का जो पेपर होगा, उसके मार्क्स काउंट होंगे कि किसके ज़्यादा हैं, उसको वरीयता मिलेगी, सीनियरिटी। अगर दोनों के उसमें भी सेम है, यानी भाषा वाले में भी अगर सेम होता है, तो फिर उनका जो देवनागरी लिपि में जो नाम है वर्णमाला के हिसाब से उनको वरीयता मिल जाएगी, नाम के हिसाब से। वहीं अगर बात करें 6 टू 8, 9, 10 और 11-12 की, उनका भी सेम है कि उनका भाग 2 और भाग 3 जो सामान्य अध्ययन का था और उनके भाषा या उनके सब्जेक्ट का था, इन दोनों को मिलाकर उनकी मेरिट बनेगी। यहाँ भी भाग 1 यहाँ कट जाएगा, भाग 1 शामिल नहीं होगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का था। लेकिन अगर किसी 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम होता है, तो उनका भाग 1 का मार्क भी काउंट होगा ताकि वो मेरिट लिस्ट तैयार हो सके। अगर ये भाग 1 भी दोनों का सेम निकलता है, तो फिर वही होगा अ, देवनागरी लिपि में वर्णमाला में नाम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। और इसके बाद एक लास्ट अपडेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, ये खुशी की खबर ये दे रहे हैं हमें कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत राहत की सांस लेंगे आप लोग लग रहा है। इनको तो इंटरव्यू भी रख लेना चाहिए था। अब बचा ही क्या था इसमें? वही नीचे आते हैं हम दोस्तों एक ऑप्शन बता रहे हैं कि 38 जिलों का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िला आप इसमें चाहे तो भर भर सकते हैं। बेहतर यही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िला फिल करें उसमें अपने प्रेफ़रेंस में। क्यों? क्योंकि होगा ये कि आप जो ज़िला डालेंगे उसी पर विचार किया जाएगा, उसके बाहर नहीं। मान लीजिए किसी ज़िले में XYZ कि पटना ज़िले में 5 सीट है किसी विषय पर और 10 क्वालिफाइंग टीचर है उसमें, 10 टीचरों में वो हो रहा है। जब मेगा सूची बनेगी, तो नाम-वाम के हिसाब से और प्राप्त अंक के हिसाब से फिर भाषा का भी पार्ट उसमें जुड़ेगा, उसका उसका भी अंक जुड़ेगा। किसी न किसी तरह अगर 5 लोगों को यहाँ मिल गया और बाकी 5 लोग जो रह जाएँगे, तो वो खाली रह जाएँगे। उनको फिर किसी दूसरे ज़िले में सीट देने का विचार नहीं होगा, भले ही दूसरे ज़िले में सीटें खाली रह जाएँ। तो ये प्रावधान है, ठीक है? तो शेष बचे ज़िला हेतु उनका दावा अनुमान्य नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िला हम डाल दें, ताकि कहीं न कहीं हो जाए, बाद में फिर तो ट्रांसफ़र प्रक्रिया होती ही रहती है। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वगैरह हैं। यही था एग्ज़ाम पैटर्न ही, सिलेक्शन प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट है। जब हम एग्ज़ाम को समझेंगे उसके पैटर्न को, तैयारियों को हम फिर उसी दिशा में ले जाएँगे और उम्मीद है कि फिर हम कामयाब होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन बातों का ध्यान रखते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करें। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल अप होगा इसके लिए भी हम जल्दी ही एक वीडियो लेके आएँगे। ये जब शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन तब हम लाइव प्रोसेस करके दिखाएँगे आपको। कमेंट में बताएँ कि आप कौन से क्लास के लिए फॉर्म फिल अप कर रहे हैं।